बचपन से सुनते आए हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा। कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा ये नहीं पता था, पर होगा जरूर। अब लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का वक्त करीब आ गया है। इस बात की आशंका प्रबल हो चुकी है कि यूक्रेन का युद्ध यूरोप की चौहद्दी को पार करके ही रहेगा। अब से चंद घंटे के पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर से बात की। खास बात यह है कि युद्ध के 79वें दिन में पहली बार रूस और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच ये बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका ने रूस को तुरंत यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए कहा। लेकिन यूक्रेन पर हमले रोकना तो दूर, रूस ने नाटो में शामिल होने की जिद ठाने फिनलैंड और स्वीडन को भी सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल की अहम मीटिंग की है। सवाल यह है कि जिस नाटो की वजह से यूक्रेन की बर्बादी हुई, स्वीडन और फिनलैंड उसी नाटो में क्यों शामिल होना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ रूस का खौफ है या फिर इसकी वजह कुछ और है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आसमान से आग बरसती है, जमीन पर जिंदगी दौड़ लगाती है। यूक्रेन का एक और दिन धमाकों से दहलता रहा और अब रात खौफ के साए में बीतेगी। यही हो रहा है, यही तो हो रहा है। 79 दिन से वार है, पलटवार है, हाहाकार है और ये सब लगातार है। यकीन ना हो तो खार्किव में बरसते बारूद को देखिए। लुहांस्क में यूक्रेनी फौज के हथियार डिपो की तबाही को, चेर्निहिव और ओडेसा में रॉकेट लॉन्चर से अटैक और टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके खरसोन के खेतों को देख लीजिए। ताबड़तोड़ बरसती रूसी मिसाइलों ने करीब 3 महीने में यूक्रेन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री तक को बदल दिया है। और ज़ेलेंस्की अब उस घड़ी को कोस रहे हैं जब नाटो के इशारे पर उन्होंने पुतिन से पंगा लेने की गुस्ताखी कर दी। दुर्भाग्य से नाटो रूस के हमले से पहले और बाद में भी यूक्रेन को बचाने के लिए जंग के मैदान में नहीं उतरा। Я абсолютно впевнений, про це говорив, що якщо б Україна була прийнята в НАТО, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि अगर जंग से पहले यूक्रेन नाटो का हिस्सा होता तो युद्ध ही नहीं होता। повернемо своє. І це є правда і абсолютно ясно. आधे यूक्रेन की बर्बादी के बाद ज़ेलेंस्की को यह बात समझ आ गई है कि ताकतवर देशों के उकसाने पर रूस जैसे पड़ोसी से झगड़ा मोल लेकर बड़ी गलती कर दी। लेकिन यूक्रेन का हश्र देखकर भी रूस के उत्तर वाले पड़ोसियों ने सबक नहीं सीखा है। फिनलैंड के बाद स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने का फैसला कर लिया है। फिनलैंड 15 मई को आधिकारिक तौर पर नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा। स्वीडन की संसद ने भी नाटो में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। स्वीडन की संसद में पेश ये वही रिपोर्ट है जिसमें जल्द से जल्द नाटो में शामिल होने की बात कही गई है। खास बात यह है कि रिपोर्ट के हर पेज पर रूस का जिक्र है, जिसमें रूस को स्वीडन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। यही बात फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने भी कही थी। दोनों को सुनिए। No, I'm saying we have to analyze the situation to see what is best for Sweden's security, for the Swedish people in this new situation. And you shouldn't rush into that. You should make it very seriously. That is how I work as the Swedish Prime Minister. Of course, there are many kind of risks involved, also to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. यूक्रेन को बर्बाद कर डाला, रूस हमें भी मार डालेगा। यूरोप में ऐसा ही खौफ है। 79 दिन में रूस ने यूक्रेन पर इतना बारूद बरसा लिया है कि पड़ोस के हर मुल्क तक धुआं पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की वजह सिर्फ यही है? स्वीडन फिनलैंड ने 8 दशक पुरानी नीति आखिर क्यों बदली? दोनों देशों ने अचानक नाटो में शामिल होने का फैसला क्यों किया? क्या इसके पीछे रूस का खौफ है या वजह कुछ और है? फिनलैंड और स्वीडन का कहना है कि उनके नाटो में शामिल होने की वजह यूक्रेन पर रूस का हमला है।
रूस की वो मिसाइलें, रूस के वो हथियार हैं जिन्होंने 2.5 महीने में एक आबाद मुल्क को बर्बाद बना डाला। लेकिन हकीकत समझनी है तो नक्शे के जरिए पुतिन के पड़ोस में चलिए। बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये वो देश हैं जो पिछले 20 साल के दौरान नेटो के मेंबर बने। इनमें सिर्फ लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया की सीधी सरहद रूस से लगती है। ठीक इसी तरह फिनलैंड की 1300 किलोमीटर से ज्यादा सीमा रूस से लगती है। 2020 में सबसे आखिर में नॉर्थ मैसेडोनिया नेटो का मेंबर बना, लेकिन यूक्रेन को नेटो देश टरकाते रहे। इसलिए 2022 आते आते रूस ने यूक्रेन का हिसाब बराबर कर दिया। अब फिनलैंड ने भी नेटो की नेतागिरी कबूल कर ली है। इसलिए रूस ने अपने टैंक उत्तर की तरफ दौड़ा दिए हैं। लेकिन फिनलैंड को रूस के टैंकों और मिसाइलों का खौफ नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? रूस को लेकर स्वीडन और फिनलैंड के खौफ की वजह ये तस्वीरें हैं। दोनों देश जानते हैं कि यूक्रेन की तरह रूस की फौज से लड़ लेंगे, रूस के टैंकों का सामना कर लेंगे, रूस की मिसाइलों का कहर भी झेल लेंगे। लेकिन रूस के परमाणु बम से कौन बचाएगा? स्वीडन और फिनलैंड ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की है। इसलिए दोनों देशों ने 5 दशक पहले ही परमाणु हथियारों को बनाने का इरादा छोड़ दिया था। तो दूसरी तरफ रशिया है, जो न सिर्फ सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाला देश है, बल्कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के इरादे के बाद से ही रूस एटमी हमले की धमकी दे चुका है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिनलैंड या स्वीडन नेटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो रूस बाल्टिक देशों के करीब न सिर्फ परमाणु हथियार तैनात करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर बम दागने में भी देरी नहीं होगी। मेदवेदेव ने कहा कि रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। अगर रूस पर कोई संकट आता है तो हम परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। रूस के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई या किसी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो रूस उन देशों के खिलाफ भी हमला करेगा जिनके पास सिर्फ परंपरागत हथियार हैं। फिनलैंड और रूस की दुश्मनी 8 दशक पुरानी है। दोनों देशों में 2 बार जंग हो चुकी है। फिनलैंड की 10% जमीन पहले ही रूस निगल चुका है। डर है कि पुतिन का पारा चढ़ा तो यूक्रेन की तरह फिनलैंड को भी वजूद के लाले ना पड़ जाएं। ऐसे में दोनों देशों को नेटो ही बचा सकता है। दुनिया के 9 देशों के पास एटम बम की ताकत है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस नेटो देशों से आते हैं। फ्रांस ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का स्वागत किया है। बोरिस जॉनसन तो रूस के खिलाफ ब्रिटेन के परमाणु जखीरे की चाबी फिनलैंड को सौंपने को तैयार है। यह हमारा करार है कि एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। अगर बात परमाणु हमले तक आती है तो दोनों देशों को एक दूसरे से मदद के लिए कहना होगा। हम इसे गंभीरता से लेंगे। फिनलैंड के साथ ब्रिटेन ने मिलकर जंग लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसी तरह की बातें तो यूक्रेन से भी होती रही है। हकीकत यह है कि 2.5 महीने से रूस यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है, तो अमेरिका से लेकर नेटो तक तमाशाई बने हुए हैं। फिनलैंड को एहसास है कि रूस के हमले की सूरत में यही हाल उसका भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर लिया गया है। ये जो सुरंग देख रहे हैं, ये फिनलैंड का रूस के परमाणु बम से बचने का इंतजाम है। फिनलैंड दशकों पहले ही राजधानी हेलेंस्की के नीचे बंकरों का पूरा शहर बना चुका है। ऐसा नहीं है कि बंकर के नाम पर सिर्फ सुरंगें ही बनाई गई हैं। राजधानी हेलेंस्की के नीचे पूरा अंडरग्राउंड शहर बसाया गया है।
जहां खेल के मैदान से लेकर खाने पीने और शॉपिंग तक का इंतजाम है। यानी रूस अगर परमाणु हमला करता है तो पूरा शहर अंडरग्राउंड बंकरों में पनाह ले सकता है। वैसे इसका एहसास फिनलैंड को भी है, इसलिए नेटो में शामिल होने का ऐलान करने के बाद फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन न्यूक्लियर बंकरों का जायजा लेने खुद पहुंची। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।